नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 22 अगस्त और सोमवार। आज के दैनिक जागरण के न्यूज का विश्लेषण करने से पहले आपको एक कोटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। संवेदनाओं से हीन व्यक्ति मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। मनुष्य होने का सबसे अच्छा प्रमाण है कि आपके अंदर संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाएं पशुओं में भी होती हैं, संवेदनाएं अन्य प्राणियों में भी होती हैं, लेकिन यदि मनुष्य के अंदर संवेदनाएं नहीं हैं तो वह मनुष्य की श्रेणी से बाहर चला जाता है। अर्थात अगर किसी के कष्ट में, किसी के दुखों में, किसी के पीड़ा में आपके अंदर समानुभूति का भाव नहीं आता है तो वह मनुष्य नहीं है। उसके अंदर संवेदनाएं नहीं जगती हैं तो वह मनुष्य नहीं है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस समाचार विश्लेषण श्रृंखला को पहुंचा सकें। बढ़ते हैं। खबर आई कि चीन ने सीमा समझौते का सम्मान नहीं किया और इसीलिए बराबरी के हकदारी होनी चाहिए। इस विषय पर हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन एक चीन समर्थित हैकर भारत समेत कई देशों की सरकारों की कर रहा जासूसी। रेड अल्फा नामक एक संगठन है चीन का, और वो भारत की जैसे एजेंसीज हैं, बहुत सारी विश्व की अलग अलग एजेंसीज हैं, ह्यूमन राइट्स से संबंधित एजेंसी हैं, और जितने भी चाइना के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, ऐसे देश हो सकते हैं जो चाइना को काउंटर करते हों, उन सब देशों की जासूसी के लिए रेड अल्फा नामक उनका एक टीम काम कर रही है। और हालांकि चीन ने कहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इस प्रकार के जासूसी कामों को सहयोग सहायता कुछ नहीं देते हैं और हम इनका समर्थन भी नहीं करते हैं। लेकिन हमको यहाँ ध्यान रखने की बात है कि रेड अल्फा ये चीन समर्थित हैकर है, हैकर्स की टीम है और कई देशों की सरकारों की भी जासूसी कर रहा है। वहीं चीनी कंपनियों से जुड़े कई सारे सीएस हैं, उन्होंने अनियमितता पाई गई उनके कामों को लेकर के, तो उनके कामों को लेकर के जो अनियमितताएं पाई गई उसकी जांच चल रही है। वहीं अखिल भारतीय महिला पुलिस सम्मेलन में एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा है कि चीन जो है अपनी सीमाओं पर जो उनके गांव हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, 4 लेन रोड्स भी हैं, वहां के मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन भारत के अंदर भी 5 किलोमीटर अंदर तक काम करते हैं। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर वो काफ़ी कम है। हालांकि ये बताया है कि आगे जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से हम अब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी हालत ये है कि अभी 30 किलोमीटर पहले ही हमारा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। अब सोचिए कि चीन 5 किलोमीटर भारत के अंदर तक जो है नेटवर्क स्थापित किया है और हम जो है 30 किलोमीटर पहले ही हमारा नेटवर्क छूट जाता है। और जो वाइब्रेंट विलेज योजना है, वाइब्रेंट विलेज योजना इसको लेकर के आशान्वित हैं। उन्होंने कहा है कि अब अच्छा हो रहा है, सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन अभी हालत उतने अच्छे नहीं है। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी संदेश हो, कोई भी संबंध हो, वो एक तरफा नहीं चल सकते। जिस प्रकार से गलवान घाटी में चीन के द्वारा संघर्ष किया गया, तो उसके कारण से अभी तक संबंध जो है वो ठीक से नहीं बने हुए हैं। एक तरफ चीन, कल जैसे हमने बताया था, ये लगातार श्रृंखला चल रही है और आपको पता है कि कल ही पेपर में हमने डिस्कस किया था कि एस जयशंकर जो है 3 देशों की यात्रा पर गए हैं और वो 3 देश ब्राज़ील,
पराग्वे और अर्जेंटीना। तो वहाँ पर भी इन्होंने इस बात को कहा, इससे पहले बैंकॉक में इस बात को कहा था कि किस प्रकार से चीन के जो है रवैये के कारण से भारत चीन संबंध जो है अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कभी भी सीमा क्षेत्र में सैनिकों की जो तैनाती की जो मनाही है, यानी जो पहले समझौता हो रखा है, चीनियों ने उसकी अवहेलना की है, उसको नहीं माना है। और गलवान घाटी में क्या हुआ था सब जानते हैं। उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और यह स्पष्ट रूप से चीन और भारत के संबंधों पर प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि पड़ोसी से मित्रता हो, लेकिन कैसे, उचित शर्तों पे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2009 से 13 तक एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत रहे हैं, इसीलिए चीन के मामलों को ज़्यादा समझते हैं और चीन के मामलों को ज़्यादा समझने के कारण ही चीन भी परेशान इसी रहता है कि एस जयशंकर जैसे व्यक्ति को क्या बना दिया है, विदेश मंत्री बना दिया गया है। तो उनको माइन्यूटली बहुत ही गहरी चीज़ें पता होती हैं। उन्होंने कहा है कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है कभी भी स्थायी संबंध बनाने के लिए। कभी भी एक तरफा स्थायी संबंध नहीं हो सकते। और उन्होंने आशा जताई है, अपेक्षा की है कि चीनी पक्ष में जल्दी ही बुद्धिमत्ता का उदय होगा, उनकी बुद्धि जल्दी से खुलेगी। और जिस यात्रा पर विदेश मंत्री गए हैं, उस यात्रा का जो उद्देश्य है वो कोरोना महामारी के बाद जो सहयोग के नए क्षेत्र हैं, कौन कौन से नए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की तलाश करना है, उन संभावनाओं की तलाश करना है और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ समग्र संबंधों को बढ़ाने का भी उद्देश्य इस यात्रा का है। ये 6 दिन की यात्रा, 6 दिवसीय यात्रा, 3 देशों की यात्रा, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना। कल हमने इसको डिटेल में मैपिंग के साथ बताया था और आपको देखना है दक्षिण अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देशों को फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसके यात्रा का उद्देश्य पता चल गया। चीन के बारे में क्या कहा विदेश मंत्री ने, ये पता चल गया। 3 MQNB ड्रोन से ड्रैगन पर होगी नज़र। बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग देते हैं, टाइटल देते हैं न्यूज़ का। ड्रैगन मतलब चाइना। ये GS3 यानी सिक्योरिटी वाला पार्ट है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और अमेरिका का ये ड्रोन है, इसको हम जो है खरीद रहे हैं, भारत खरीद रहा है। इससे इसकी जो सिफारिश जो है वो नौसेना ने, नेवी ने की थी और नेवी की सिफारिशों के चलते ही ये ड्रोन हमको खरीदा जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा। और जो अभी जो आतंकवादी मारा था अलकायदा का अल जवाहिरी, उसमें भी इसी प्रकार के, इसी श्रेणी के MQ-9 रीपर का उपयोग हुआ था और ये ड्रोन भी उसी श्रेणी का है, उसी प्रकार का है। इसको बनाती है जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी, लेकिन इसकी जो खरीदारी है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया है कि हम खरीदारी जो है कंपनियों से न करके हम सरकार से करेंगे, तो खरीदारी जितना भी समझौता हो रहा है, खरीदारी हो रही है, वो सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है, सरकार से सरकार खरीद रही है, सीधे कंपनी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। और कंपनी जब इन्वॉल्व होती है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि इसमें दलाली का मामला है, इसमें कमीशन का मामला है। तो ये सब से बचने के लिए सरकार से सरकार खरीदारी होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें परचेजिंग हो रही है। तो उसमें जो लागत कितनी होगी, कौन कौन से हथियारों की पैकेजिंग होगी और जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसको शेयर करने से संबंधित जितने मुद्दे हैं, वो मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और ये बात भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुई थी अप्रैल में, उस पर चर्चा हुई थी और इस प्रकार से तीनों सेनाओं को 10-10 जो है ये ड्रोन मिलने की संभावना है और इससे
हिंद महासागर क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। हालांकि अभी जो है अमेरिका से MQ-9B-C गार्जियन ये ड्रोन 1 साल की लीज पर आए थे 2020 में। इनकी लीज बढ़ा दी गई है और इसके कारण से इनको जांचा परखा गया है सेनाओं के द्वारा, नेवी के द्वारा, और जो नेवी के द्वारा जांचने के बाद ही इसकी सिफारिश की गई है। ये रिमोट से संचालित होते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन, यानी एक नौसेना के लिए, वायुसेना के लिए भी और थल सेना भी इनका उपयोग करती है। एक बार में 35 घंटे उड़ान भरते हैं। इनमें सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम लगा होता है। साथ ही साथ 4 हेलफायर मिसाइलें और 450 किलोग्राम के बम इसमें फिट किए जा सकते हैं और खुफिया जानकारी जुटाने के साथ ही दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में ये सक्षम है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर इनको डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेंथन ड्रोन है। इसको भारत सरकार अमेरिका से ले रही है। आगे बढ़ते हैं। रेवड़ी कभी मुक्त नहीं होती है, हाशिमा, ये लगातार जो है विषय चल रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसकी सदस्य हैं हाशिमा गोयल। उन्होंने कहा कि रेवड़ियां कभी भी मुफ्त नहीं होती हैं, किसी की कीमत पर किसी को कुछ मिलता है। क्यों? अब इनके सभी पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक दल ऐसी योजना ऐलान करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए कि मतदाताओं को उनके वित्त पोषण सहित अन्य पहलुओं के बारे में बताना चाहिए कि ये जो योजनाएं हैं जिसके बारे में आप कर रहे हैं, जो मुफ्त देने वाले हैं, वो उनका जो फाइनेंस है वो कहाँ से होगा, वो कहाँ से पैसा आएगा। मुफ्त उपहारों की घोषणा के साथ इन जानकारियों को जोड़ने से लोक लुभावन ऐलान के प्रति प्रलोभन कम हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जो ये जानकारी जब दी जाएगी, इनकी घोषणाओं के बारे में जब जानकारी दी जाएगी, उनके डिटेलिंग की जाएगी, तो इससे जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स हैं उनके प्रति जनता का लोभ कम हो जाएगा, प्रलोभन कम हो जाएगा। जब सरकारें मुफ्त सुविधाएं देती है तो कहीं ना कहीं लागत की भरपाई की जाती है, और वो क्योंकि पैसा तो टैक्स पेयर का ही है, तो उसको किसी जगह कहीं पर लगाया जाता है। ये बड़ा गंभीर संकट है। इसके बजाय ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में निवेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं के निवेश किया जा सकता है जिससे क्या होगा, जनता की क्षमता का निर्माण होगा। जो क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, वो आपको आजीवन काम करती है और आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, आपको अपने पैरों पर, अपने दम पर खड़े होने में सक्षम बनाती है। रेवड़ी यानी मुफ्त आहार कभी भी मुफ्त नहीं होता है। एकदम स्पष्ट कहा, कभी मुफ्त नहीं होता है। विशेष रूप से ऐसे हानिकारक सब्सिडी जो कीमतों को विकृत करती हैं, यानी अब उससे कई सारे नुकसान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजली फ्री दे रहे हैं तो आपको बिल नहीं देना है, तो आपके यहाँ पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बिजली देना है, तो ये मानसिकता का फर्क पड़ता है। अगर ऐसी सुविधाएं जो है गुणवत्ता की कीमत पर मिलती हैं, क्वालिटी कम हो जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, हवा, पानी, ये की खराब गुणवत्ता की कीमत पर मिलती है। अगर वो पैसा वहां नहीं जाए तो इन सब सेवाओं में लगाया जा सकता है और इनको बेहतर बनाया जा सकता है। और ये सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं, बेसिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, हवा, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित पता है कौन होता है? गरीब लोग ही होते हैं, जिनके लिए वो मुफ्त सेवाएं दी जा रही हैं। जब तो आत्मनिर्भर बनने का जो अभियान है, उसमें भी ये सबसे बड़ी बाधा बन करके उभर रही हैं। तो इस प्रकार से एक नया आयाम जो पहले से चर्चा में है, उसको नए तरीके से हाशिमा गोयल ने बताया है। तो हमको इन पॉइंट्स को लिखना है। ये अच्छा ऐसे का कंटेंट और तीनों चारों पेपर में ये हमको यूज़ करने लायक
कंटेंट लगातार मिल रहा है। प्रदूषण जंग में अब आम जन भी बनेंगे पर्यावरण प्रहरी। हमको अपने कर्तव्यों को पहचानना है। जो लगातार विषय इस पे चल रहा है कि बिना नागरिकों के, बिना जनता के सहयोग के ये राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है, तो प्रदूषण मुक्त भी नहीं हो सकता है। इसमें तो बड़ी जिम्मेदारी जनता की है। तो जो 2017 में नोटिफाइड किया गया था ग्रैप ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसको अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट के बाद तो जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, CAQM, तो उसमें सिटीजन चार्टर को शामिल किया गया है और उसमें कहा गया है किस प्रकार से अलग अलग स्टेज पर लोगों की क्या क्या भागीदारी होने वाली है। जैसे स्टेज 1 यानी जब खराब स्थिति में एयर इंडेक्स चला जाता है 201 से 300 के बीच में, तो गाड़ी और बाइक के इंजन की ट्यूनिंग करवाएं, अपनी गाड़ी के टायर में हवा सही रखें, गाड़ी की PUC सर्टिफिकेट को आप अप टू डेट रखें, रेड लाइट पर या अधिक देर तक खड़े होने पर गाड़ी बंद कर दें, खुले में कूड़ा न डालें। यदि प्रदूषण की गतिविधियां दिखती हैं तो उसकी शिकायत 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि पर करें। ये लोगों की जिम्मेदारी बताई है। वहीं अगर स्टेज 2 में चला जाता है यानी बेहद खराब चला जाता है, वायु गुणवत्ता चली जाती है 301 से 400 के बीच में, तो निजी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने गाड़ी के एयर फिल्टर को समय समय पर बदलें, अक्टूबर से जनवरी तक निर्माण आदि करने से बचें। यानी सबसे ज़्यादा वायु गुणवत्ता सर्दियों में खराब होती है, तो इसीलिए अक्टूबर से जनवरी तक ऐसे सब कामों से बचें कि जिनसे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। स्टेज 3 यानी गंभीर अवस्था में अगर वायु प्रदूषण होता है, एयर इंडेक्स जब 401 से 450 के बीच में होता है, तो उस समय आवागमन के लिए पैदल चलना चाहिए, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही करना चाहिए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वो वही करें, यानी वर्क फ्रॉम होम करें। जगह को गर्म रखने के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करें और घरों के मालिक अपने सिक्योरिटी गार्ड को, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो रात में बैठते हैं, तो रात में बैठ कर के वो अंगीठी जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक हीटर दें उनको, ताकि वो धुआं ना हो, प्रदूषण ना हो। और ट्रिप को कम करने की कोशिश करें, यानी कम से कम आवाजाही करना चाहिए। इसकी जगह एक जगह जाना है तो ग्रुप में जाएं। इंडिविजुअल जो है, एक गाड़ी में एक व्यक्ति की जगह पर आप शेयरिंग यानी गाड़ी को साझा कर करके जा सकते हैं। स्टेज 4 जब इमरजेंसी स्थिति आ जाती है, एयर इंडेक्स जब 450 से अधिक चला जाता है, तो उस समय ध्यान रखें कि बच्चे, बुजुर्ग, जिनको दिल की दिक्कत है, जिनको सांस की समस्या है, उन सभी मरीजों को बाहर जाने से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर ही समय बिताना चाहिए। तो ये जो है सिटीजन चार्टर के तहत लोगों के कर्तव्य बताए गए हैं जो हमको करने हैं, और यह जो है अक्टूबर से इसको पालन करने के लिए कहा गया है। बहुत अच्छा सिटीजन चार्टर निकाला है। अब क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने से कितना होता है ये आप देख लीजिए। 0 से 50 में अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, गुड मानी जाती है। 51 से 100 में सेटिस्फैक्टरी मानी जाती है, हाँ ये ठीक है, रहने लायक है। 101 से 200 के बीच में मॉडरेट होती है, यानी जो खराब भी नहीं कह सकते और अच्छी भी नहीं कह सकते। 200 के बाद खराब स्थिति शुरू हो जाती है, तो 200 के बाद हमने अलग अलग 4 स्टेज को समझा ही है। इसमें जो दिया हुआ है 201 से 300 खराब यानी पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर, 401 से 500 सीवियर, ठीक है ना। तो ये स्थितियां हमारी बनी हुई हैं। यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका पैमाना। चीन की सीमा LAC पर तैनात होगी भारत की पिनाक मिसाइल। पिनाक मिसाइल जो है वो, उसके बारे में जाना है। पिनाक जो है बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल है, एडवांस वर्जन इसका आया है, जो 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकानों पर पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। उसके साथ साथ यह किसी भी मौसम में चलाई जा सकती है। इसमें मल्टी बैरल के जरिए 44 सेकंड में जो है 72 रॉकेट जो है इससे दागे जा सकते हैं। इसको DRDO ने विकसित किया है।
इसके दायरे में पाकिस्तान के बहुत सारे शहर शामिल होते हैं। और अब जो है LIC पे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस पर भी इसको तैनात किया जा रहा है। तो यानी चीन के बहुत बड़े भाग को भी ये कंट्रोल करेगी, क्योंकि 70 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है और ये बहुत भारी भरकम नहीं है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। और ये पिनाक नाम जो है वो शिव के धनुष का नाम था, भगवान शिव के धनुष का नाम था और भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम पिनाक रखा है। उसी की तरह ये विध्वंसक है और ये अचूक है, चलने पे ठीक ठिकाने पर लगती है, ठीक टारगेट पर लगती है। इसी क्षमता के कारण से इसका नाम भी पिनाक रखा गया है, ठीक है ना। और इसका जो परीक्षण है वो कई बार राजस्थान के पोखरण रेंज में हो चुका है। तो जो एडवांस वर्जन है, इससे पहले का वर्जन है, वो 38 किलोमीटर तक ही मारक क्षमता थी उसमें और बहुत सारी कमियां थी, मतलब इतनी दूरी पे भी नहीं जाती थी, इतने राउंड भी वो नहीं फायर करती थी। लेकिन अब ये एडवांस वर्जन आया है, इसको अब LAC पर तैनात किया जा रहा है। तो पिनाक यानी आपके सिक्योरिटी और साइंस टेक वाला मामला यानी GS3। 93 करोड़ से वाराणसी में बना रहा सेवा रिक्वा अस्पताल की जल्द सौगात। प्राचीन तिब्बती चिकित्सा पद्धति से होगा उपचार। यानी सोवा रिक्पा ये तिब्बतियन चिकित्सा पद्धति है और ये 3000 साल पुरानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति है। इसका जो सारनाथ में एक बड़ा रिसर्च सेंटर बन रहा है, बड़ा टीचिंग सेंटर बन रहा है, जो 2019 से शुरू हुआ। जल्दी ही वो ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ये तैयार हो जाएगा लोगों की सेवा के लिए। इसमें OPD शुरू हो जाएगी और सेवा रक्बा जो है ये जो सेंटर है वो 250 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देगा और 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा। सेवा रक्बा क्या है? सेवा रक्बा 3000 साल पुरानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति है और ये मूलतः तिब्बत में ही विकसित हुई है। दुनिया की सबसे पुरानी और प्रमाणिक जो चिकित्सा पद्धति उनमें से एक सेवा रक्बा है। इसीलिए हमारे आयुष मंत्रालय में भी जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भी इस सेवा रक्बा को रखा गया है। 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय में तिब्बत के राजाओं के द्वारा इस पद्धति का विस्तार किया गया। उसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराई गई थी और उस कॉन्फ्रेंस में पर्सिया यानी फारस, चाइना, तिब्बत समेत कई देशों के जो चिकित्सा विद्वान थे, डॉक्टर्स थे, वो शामिल हुए थे और चीन के कई प्रांतों के अलावा मंगोलिया, रूस, नेपाल, भारत और अन्य देशों में ये चिकित्सा पद्धति आज भी काम करती है और इसके करीब 8 से 10,000 कृतियां जो है प्रकाशित हुई हैं और 3 से 4,000 इसके ग्रंथ हैं सोवा रिक्पा के। ये पूरी विकसित जो है चिकित्सा पद्धति है और इसके लिए ये अपना दवाइयाँ खुद ही बनाते हैं, यानी ये सीधा-सीधा हर्बल। तो इसीलिए हिमालयन रीजन से इसके लिए जड़ी-बूटियाँ लाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में के तवांग में 12,000 फीट की ऊंचाई पर 5 एकड़ में एक हर्बल गार्डन बनाया गया है। वहाँ से ये अपने औषधियों के निर्माण के लिए जड़ी-बूटियाँ लाते हैं और ये जो चिकित्सा पद्धति है बहुत सारे असाध्य रोगों पर बहुत कारगर सिद्ध हुई है। वाराणसी में भी यानी सारनाथ में भी हर्बल गार्डन बनाने की संभावना है, योजना है। इससे अलग से रोजगार भी सृजित होंगे। आयुष जो है, आयुष के अंतर्गत हमारे यहाँ जो चिकित्सा पद्धति आती है, यानी उसमें वो सभी चिकित्सा पद्धति रखी गई हैं जो गैर एलोपैथिक हैं, नॉन एलोपैथिक हैं, जो एलोपैथी के अलावा हैं, यानी आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी। ये हमारे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही हैं और आयुष के अंतर्गत आती हैं। व्यापक समझौते के बाद जल्द वार्ता शुरू करेंगे IPF क्या है? इंडो पैसिफिक फोरम, यानी हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का जो क्वाड है, क्वाड के नेताओं ने जो अभी मई में जो उनके साथ वार्ता हुई थी, जो टॉप लीडरशिप है, यानी हमारे प्रधानमंत्री और अन्य देशों के मुखियाओं की, तो वहाँ पर एक हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क IPEF बनाने की बात हुई थी। तो IPF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसको अब जो है
हकीकत में लाने के लिए काम चल रहा है। इसको लेकर के इनके देशों के जो है जो वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं, वो अब भाग लेंगे। जो 4 देश हैं, इन देशों के अलावा इसमें कौन-कौन और शामिल होने वाला है, यानी इसमें न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, फिजी, इनके भी जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं, वो भी हिस्सा लेंगे। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। वो 3 उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सभी देशों की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उनको आपस में कनेक्ट करना, डिजिटल इकोनॉमी के लिए नियम बनाना, ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए काम करना, नंबर 1। नंबर 2, मजबूत सप्लाई चेन बनाना, महंगाई रोकना, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्खनन में सहयोग करना। नंबर 3, पर्यावरण क्षरण रोकने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बेहतरीन ढांचागत सुविधा तैयार करना। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि इन सभी देशों के जो आपसी सहयोग है, वो जो चीन की सप्लाई चेन है, उसका जो वर्चस्व है वहाँ पर, उसका जो आधिपत्य है, उसको खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्यों निभाएगा? क्योंकि जो आसियान के 10 देश हैं, उसमें से 8 देश आईपीईएफ के सदस्य हैं और वहीं जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जिसको आरसीईपी कहते हैं, उसके जो 12 सदस्य हैं, वो इसके भी सदस्य हैं। आरसीईपी हालांकि भारत ने इससे हटने का ऐलान कर दिया था और चीन इसका भाग है। तो चीन को जो वर्चस्व है चीन का सप्लाई चेन के मामले में, यानी दुनिया भर में चीज़ों को आपूर्ति करने में, वो सप्लाई चेन के वर्चस्व को जो है ये आईपीईएफ समाप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं। एशियन गेम्स में सोना जीतने वाली पहले निशानेबाज बनी रही। 2018 में एशियन गेम्स में जो है आज ही के दिन यानी 22 दिसंबर को व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई थी सरना बोत। और सरना बोत ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ये हासिल किया था अपना स्वर्ण पदक। वहीं आज ही के दिन 22 दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी का नारा दिया गया और विदेशी कपड़ों को त्यागा गया और उनकी होली जलाई गई और तब से जो है लोगों ने खादी को प्रमोट करना, खादी पहनना शुरू कर दिया और खादी के एक तरह से आंदोलन बन गई। ठीक है। वहीं आज का जो है हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म दिवस है। 22 दिसंबर 1924 का आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्म हुआ और बाद में आप पढ़ाने लगे, लेकिन मन न लगने के कारण से आपने पढ़ाना छोड़ दिया और फिर स्वतंत्र लेखन करने लगे। वसुधा नामक एक मासिक पत्रिका, उसका प्रकाशन आपने किया। बहुत सारे आप जो है व्यंग के सबसे बड़े व्यंगकारों में एक माने जाते हैं। 10 अगस्त 1995 का आपका निधन हुआ। तो इस प्रकार से आज के जो न्यूज़ की एनालिसिस थी, आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। भारत माता की जय।